दोस्तों, आज बेशक खूनी अंगूठी ये कवर चित्र है दोस्तों। राजा एक नामी चोर था। उसके बारे में मशहूर था कि वह किसी भी मजबूत से मजबूत तिजोरी को चुटकी बजाते ही खोल देता था। उसने उस बड़ी बड़ी चोरियां की थी, किंतु उसकी चालाकी और फुर्ती के कारण पुलिस की कोशिश करने के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। एक रात यही राजा सेठ कोड क्रोडीमल नाम से एक सेठ की कोठी में चोरी करने घुसा। रात आधी से अधिक हो बीत चुकी थी। सेठ की कोठी में मौत जैसी खामोशी में डूबी हुई थी। राजा सेठ के बेडरूम में पहुंचकर उसकी जेवरों और नोटों भरी सेफ खोलने में सफल हो गया, किंतु उसी वक्त अचानक बेड पर सो रहे कोडीमल की आंख खुल गई। ये कौन है वहां? राजा को समझते देर न लगी। अब कोडीमल सेफ पर हाथ साफ करना संभव नहीं है, अतः वह पलटकर खिड़की की तरफ भागा। चोर चोर पकड़ो पकड़ो! राजा खिड़की फांद कर बरामदे में पहुंचा। सेठ का शोर सुनकर वहां कोठी में नौकर इत्यादि जाग गए। उन्होंने राजा को घेरने की कोशिश की, किंतु राजा फुर्ती से उनके डांस देता हुआ बाउंड्री वॉल तक पहुंचने में सफल हो गया। चोर चोर पकड़ो 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 भागने न पाए और अगले ही पल सड़क पर पहुंचकर राजा ने दिशा में सरपट भागा, किंतु अभी वह थोड़ी दूर पहुंचा था कि अचानक उस पर किसी प्रकार जीप की हेडलाइट का प्रकाश पड़ा। ओह पुलिस! राजा फुर्ती से पलटकर दूसरी दिशा में भागा। उधर जीप में बैठा इंस्पेक्टर त्यागी राजा को देख चुका था। अरे, यह तो नामी चोर राजा ही लगता है। कहीं यह चोरी करके भाग तो नहीं रहा? जल्दी उसका पीछा करो बच्चू, आज बड़ी मुश्किल से हाथ आया है, अब देखता हूँ बचकर कहाँ जाएगा। फिर इंस्पेक्टर त्यागी वायरलेस कंट्रोल रूम से संपर्क बना। हेलो कंट्रोल रूम, राजा नाम का एक खतरनाक मुजरिम गांधी रोड पर भाग रहा है। अभी गश्ती पुलिस गाड़ियों को खबर कर दो कि इलाके को चारों तरफ से घेर ले। ओके सर। दूसरी ओर गांधी रोड के चौराहे पर पहुंचकर अचानक अपने चारों ओर पुलिस के सायरन की आवाजें सुनकर राजा के कदम ठिनक गए। लगता है बेटा, आज हमारा बचना मुश्किल है। आज मामा लोग तुम्हें मेहमान बनाकर ही छोड़ेंगे। फिर जैसे ही जीप राजा के सिर पर आ पहुंची, राजा बचने की आखिरी कोशिश करता हुआ अंधेरे में जंप लगा गया और पूर्ण सरपट भागा। लेकिन पुलिस की जीपों ने अपने पीछे आते देख वह बचने की सारी उम्मीदें छोड़ बैठा। उसे आइडिया हो चुका था किसी भी पल कहीं भी पुलिस द्वारा दबोच लिया जा सकता है। किंतु अचानक राजा की बगल में एक काले रंग की कार आकर रुकी। पुलिस से बचना चाहते थे, जल्दी अंधकार के अंदर आ जाओ। स्थिति की गंभीरता देखते हुए राजा बगैर सोचे समझे उस कार में दाखिल हो गया। मैं कहता हूँ रुक जाओ राजा, वरना गोली चलाने पर मजबूर हो जाऊंगा। राजा ने इंस्पेक्टर त्यागी की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया, कार में समा गया। राजा के कार में बैठते ही कार फुल स्पीड से वहां से रवाना हो गई। राजा के हाथ से निकलते देख त्यागी पलटकर जीप पर झपटा। चल, कार का पीछा करो। यस सर। जीप तीर की गति से कार के पीछे लपकी। उधर कार में बैठते ही राजा ने देखा कार ड्राइवर के अतिरिक्त पिछली सीट पर एक भयानक शकल वाला व्यक्ति उपस्थित था। उस व्यक्ति के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैली थी। कौन हो तुम और मुझसे क्या बचाया? फिलहाल पहले पुलिस से बचो, फिर तुम्हें बचाने का कारण भी बता देंगे। फिर इससे पहले राजा उस भयानक शकल वाले को कोई सवाल करता, बास पुलिस की एक जीप हमारा पीछा कर रही है, मुझे मालूम है। तुम कार की रफ्तार बढ़ा दो, उससे मैं संभाल लूंगा। दूसरी ओर जीप का ड्राइवर कार को अटैक करने की कोशिश कर रहा था, परंतु इससे पूर्व वह अपने इरादे में सफल हो पाता। भयानक शकल वाले ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर खिड़की खिड़की पर से जीप पर फायर कर दिया और उसका निशाना
चूक गया और उत्तर जीप में त्यागी कार पर गोली चला दी। दाएं। भयानक शक्ल वाले ने इस बार पुलिस की जीप पर लगातार कई फायर किए। भयानक शक्ल वाले व्यक्ति की रिवॉल्वर से निकली गोली जीप के अगले टायर पर जा धसी, टायर धमाके से ब्लास्ट हो गया और जीप नियंत्रण होकर सड़क पर तिरछी दौड़ एक पेड़ से टकराती बची। आज हाथ से बच गया, कमीना निकल गया। मगर वह कार किसकी थी सर? और अचानक राजा की सहायता के लिए कहां से पहुंची मालूम नहीं। अब मैं सबसे पहले हेडक्वार्टर मैसेज भेजता हूँ कि उस कार को घेरने की कोशिश की जाए, लेकिन सरकार का कोई नंबर तो था नहीं। ठीक उसी वक्त काली कार एक आलिशान कोट इमारत में प्रिया में दाखिल हुई। बस हमारा मंजिल आ गई। कार प्रियटू में रुकते ही भयानक शक्ल वाला राजा से नीचे उतरा। यहाँ पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम मुझे यहाँ कहाँ लिया है? पहले तुम अंदर चलो, फिर सब कुछ बता देता हूँ। और 5 मिनट बाद वह भयानक शक्ल वाला व्यक्ति राजा को एक सजे सजाए ड्राइंग रूम में लेकर आया। महल जैसी इमारत की सजावट देखकर राजा बहुत अचंकित हुआ। बैठो राजा। नो थैंक्स, अभी किसी अनजान जगह पर नहीं बैठा करता। मैं जानता हूँ तुम बेहद सतर्क रहने वाले इंसान हो और तुम्हारी यह सतर्कता तुम्हें आज तक जिंदा बचाए हुए है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त हूँ, वरना तुम पुलिस से क्यों बचाता? जो दोस्त होते हैं उनका नाम होता है, परिचय होता। लेकिन तुमको अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। ओह, अगर यही बात है तो सुनो, मेरा नाम डेविड ब्रेजा है और मैं ब्रिटेन का रहने वाला हूँ। मगर शक्ल से तो तुम विदेशी नहीं लगते। यह भी एक राज की बात है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल तुम इतना सुनो, बेशकीमती चीज़ों को हासिल करने की दौलत कमाना मेरा पेशा है। इसका मतलब यह हुआ तुम भी मेरी तरह मुजरिम हो। मैं मुजरिम तो जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह और मेरी स्थिति में फर्क है। मेरा कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। तुम्हारी तरह छोटी मोटी चोरियां नहीं करता, बल्कि हमेशा लंबे गेम खेलता हूँ। तुम कोई राज की बात बता रहे थे, हाँ देखो। इतना कहते ही वरेजा ने अपने चेहरे पर फेस मास्क नोच दिया। मास्क उतरते ही वरेजा का चेहरा बिल्कुल बदल गया और अब वह राजा को विदेशी नजर आने लगा। यह राज जिसने कारण मैं विदेशी होते हुए भी विदेशी नहीं लगता, और ये फेसमार्क के कारण भारत पुलिस ने मुझे सेठ राम जीवन नाम से जानती है और मुझे एक शरीफ इज्जतदार इंसान समझती है। हो तो मुझसे ऊंचा खिलाड़ी लगता है। क्या सोच रहे हो राजा? नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। दरअसल मैं सोच रहा था हमारे बीच परिचय तो हो गया, अब जरा यही बता दो कि तुमने इतना रिस्क उठाकर मुझे पुलिस से क्यों बचाया? मैंने सुना है तुम दक्ष चोर हो और मजबूरन मजबूत से मजबूत सेब चुटकी बजाते ही खोल देते हो। बाएं हाथ का खेल है। मुझे तुम्हारे बारे में ठीक से सुना, लेकिन मेरी इतनी तारीफ करने में तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मैं तुम्हें एक ऐसा काम करवाना चाहता हूँ जिसके तुम्हें 50,000 50 लाख रुपए दूंगा। 50 लाख? ऐसा क्या काम करवाना है? काम भी बता दूंगा, पहले एक जान पे तो पी जाओ। मैं जुर्म के लिए मैं अपने लिए नहीं करता मिस्टर ब्रेजा, बल्कि गरीबी, मजलूम और बेसहारा लोगों के लिए करता हूँ, बच्चों के लिए करता हूँ, अनाथ जो अनाथ है। ओह, आखिर इन बातों ने मुझे क्या लेना देना? हाँ, तुम्हारे लिए एक अंगूठी चुरानी होगी। सिर्फ एक अंगूठी? हाँ, लेकिन जिस अंगूठी के बदले तुम्हें 50 लाख की ऑफर कर रहा हूँ वह कोई मामूली अंगूठी नहीं। ठहरो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। फिर ब्रेजा ने उठकर उसे मेज पर रखी ड्रॉर खोली, उसमें एक तस्वीर निकाल कर राजा को बढ़ा दी। यह वह अंगूठी जिसे तुम एक खास जगह पर चुराना है। यह अंगूठी तो काफ़ी पुरानी कीमती लगती है। तूने बिल्कुल ठीक समझा। यह अंगूठी सिर्फ कीमती ही नहीं बल्कि दुर्लभ भी है। आज से 2000 साल पहले एक ईरानी सुनार ने बनाकर सुल्तान को भेंट किया था। ओह, लेकिन यह इस समय कहाँ है? विक्रमगढ़ केरा महाराज अभय सिंह के सेफ में। और अंगूठी वहां कैसे पहुंची, इसका भी एक दिलचस्प इतिहास है। ईरान के सुल्तान के खजाने में यह अंगूठी एक जर्मन चोर ने चोर ली और वह अंग्रेज के हाथ बेच दिया। 2000 साल
तक यह अंगूठी उसी अंग्रेज के पास रही। यह अंगूठी उन्हीं के साथ यहाँ चली आई। जिस अंग्रेज के पास अंगूठी थी वह अभय सिंह का दोस्त था। अब अभय सिंह भारत आने लगे तो उसकी निगाह के तौर पर उसे अभय सिंह को भेंट कर दिया और यह अंगूठी अभय सिंह के सेठ तक पहुंची। ओह, अंगूठी का इतिहास वाकई दिलचस्प है, पर यह अंगूठी इतनी महत्वपूर्ण है तो जाहिर है कि अभय सिंह इसकी सुरक्षा भी कड़ी कर रखी होगी। अभय सिंह ने इस अंगूठी की तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। फिर ब्रेजा ने राजा की अंगूठी सुरक्षा के बारे में बताने लगा। अभय सिंह आज से पुश्तैनी किले में रहता है, जहाँ चप्पे चप्पे पर उसके शस्त्र गार्ड पहरा देते हैं और अंगूठी एक आधुनिक शेप में रखी है। वह शेप तहखाने में स्थित एक तहखाना अभय सिंह के म्यूजियम भी है, जहाँ से संसार भर के प्राचीन महत्वपूर्ण वस्तुएं एकत्रित की हुई है। इसका मतलब मुझे पहले गार्डों को धोखा देकर किले में दाखिल होना होगा, फिर तहखाने में, उसके बाद सेफ खोल सका तो अंगूठी हाथ आने की उम्मीद है की जा सकती है, अन्यथा नहीं। यू आर राइट। काम बहुत कठिन है। काम कठिन है तभी तो तुम्हें इसकी कीमत 50 लाख रुपए दे रहा हूँ। तुम्हारा काम हो जाएगा ब्रेजा, परंतु बताओ क्या काम मुझे अकेले करना होगा? नहीं राजा, वहां तुम अकेले नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हारे साथ हमारा एक आदमी जाएगा जो तुम्हारी तरह बहुत चालाक और खतरनाक है। क्या मैं उसका परिचय जान सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी तुम्हारे सामने हाजिर करता हूँ। और कहते हुए ब्रेजा ने विशेष रूप से दोनों ताली बजाई। अगले ही पल बने दरवाजे का पर्दा हटाकर एक अत्यंत सुंदरी ड्राइंग रूम में कदम रखा। आओ अनीता। हेलो बॉस, इनसे मिलो अनीता। यह राजा, वही राजा जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। आह, नमस्ते। अनीता को देखकर राजा के होठों पर व्यंग भरी मुस्कान नाच उठी। मिस्टर फ्रेजा, शायद आप मिस अनीता की तारीफ कर रहे थे। हाँ मिस, हाँ, मिशन पर अनीता तुम्हारी मदद तुम्हारे साथ रहेंगी। मिस्टर ब्रेजा, क्या अनीता में इतना साहस है कि वो मुसीबत का सामना कर सके? यह लड़की होने के बाद ऐसा न हो कि मुझे इसकी हिफाजत करनी पड़े। इसका जवाब तुम्हें दूंगी राजा, एक मिनट। और राजा यह नहीं समझ पाया कि अनीता चाहती क्या है, किंतु सोफे पर से जरूर उठकर खड़ा हो गया। अनीता का हाथ बिजली की तरह हरकत में आए और कराटे की एक बार में राजा के सीने पड़ा। आह, थोड़ा गिरने के उपरांत राजा उठने फुर्ती से उठा। इससे पहले कि वह पूरी तरह संभल पाता, फुर्ती से अनीता ने उस पर जंप लगा दी। परंतु राजा ने फुर्ती से संभल कर अनीता पर जंप लगा दी, लेकिन राजा अनीता के सामने पुनः मात खा गया और अनीता बड़ी सफाई से खुद को राजा के आक्रमण से बचाया और बिजली बनकर उस पर टूट पड़ी। तभी ब्रेजा ने ताली बजाई और आगे बढ़ा। वेल डन अनीता, वेल डन, थैंक यू बॉस। क्यों राजा, अब तुम्हें यकीन हो गया अकेली अनीता कम से कम 10 आदमियों को लोहे के चने चबा सकती है? रियली ब्रेजा, मैं कबूल करता हूँ, थैंक यू। और कुछ देर बाद तीनों आमने सामने सोफे पर बैठे हुए अंगूठी के विषय में बात कर रहे थे। मैं तुम्हारी योजना समझ चुका हूँ ब्रेजा, अब इतना और बता दो कि हम यहाँ से कब रवाना होना है? यही मैं सोच रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि बस हम जितनी जल्दी इस मिशन को रवाना हो जाए उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, मैं सुबह ही तुम लोगों को यात्रा की तैयारी करवा दूंगा। तुम लोग सुबह 7 बजे तैयार रहना, ओके। अगली सुबह राजा और अनीता अपने खतरनाक यात्रा के लिए तैयार थे। तुम्हारी जरूरत का सामान पैक कर दिया गया है, चेक कर लो, ओके। और राजा और अनीता ने वैन में अपनी मंजिल विक्रमगढ़ की ओर रवाना हो गए। विक्रमगढ़ यहाँ से 520 किलोमीटर दूर है। यहाँ का सफर हालात रात के 10 बजे से पहले पूरा कर लेना। और दूसरी ओर बिरेजा अपने कमरे में किसी से फोन पर रहा था। मैं राजा नाम के एक चोर को अंगूठी चुरा कर लाने के लिए भेज चुका हूँ डॉन। तुम $1 करोड़ तैयार रखना। डॉलर की तुम चिंता मत करो, लेकिन राजा वह अंगूठी लाने में सफल तो हो। राजा पूरा भरोसा है, वह कभी असफल नहीं होगा। वैसे भी मैंने राजा के साथ अपने एक वफादार साथी अनीता को लगा दिया है, जिसे मेरा हुक्म है कि अंगूठी हाथ में आते ही राजा को गोली मार दे।
और अंगूठी लेकर मेरे पास आ जाए। ओ यानी तुम मामले में अपनी चालाकी दिखाना से बाज नहीं आए। मेरा नाम ब्रेजा है डॉन, और मैं ब्रेजा कभी अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ता, जबकि राजा मेरे बारे में सब कुछ जान चुका है। खैर, यह तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, मेरा कोई मतलब नहीं। $1 करोड़ तैयार है, चाहे अंगूठी मुझे सौंप कर ले जाओ। उधर 240 किलोमीटर चलने के बाद काफ़ी खराब हो गया, अतः राजा ने वैन की स्पीड कम कर दी। क्या बात है राजा, तुम स्पीड कम क्यों कर दी? तुम देख नहीं रही हो अनिता, रास्ता कितना खराब है। तुम काफ़ी थक गए होगी। अगर तुम कहो तो कुछ देर मैं वैन ड्राइव कर लूँ, तुम आराम करो। नहीं नहीं, मैं इतनी थकने वाला नहीं हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम ब्रेजा जैसे इंसान की साथी कैसे बन गई? मैं एक अनाथ लड़की हूँ, पेट की आग बुझाने के लिए मुझे जुर्म का रास्ता अपनाना पड़ा। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? नहीं था। मौत से डर कैसा राजा? मौत एक सच्चाई है जो एक न एक दिन सामने आनी है। मैं इस दुनिया में रोने वाला कोई नहीं है जिसके लिए मैं जिंदा रहने की ख्वाहिश रखूं। मुझे तुमसे हमदर्दी है अनीता, वैसे मैं भी इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। ओह। उन लोगों का विक्रमगढ़ पहुंचकर रात के 11 बजे। विक्रमगढ़ पहाड़ों में दामन में था, उन्हें एक आधुनिक नगर था। राजा ने अपनी वैन एक होटल के सामने रोक दी। वैन उतरकर राजा अनीता होटल में दाखिल हुए। काउंटर के पीछे होटल का मैनेजर खड़ा था। हमें एक रूम चाहिए। यू आर वेलकम सर। और अंदर खाना पूर्ति करने के बाद मैनेजर वेटर को बुलाया। वेटर साहब का सामान रूम नंबर 114 में ले जाओ। यस सर। आपके एक बात पूछना चाहता हूँ मैनेजर, क्या सुना है यहाँ भूतपूर्व राज महला बाई सिंह के पास दुर्लभ वस्तुओं का एक म्यूजियम है? आपने ठीक सुना। क्या महाराज म्यूजियम देखने की इजाज़त देंगे? सारी महाराज उस म्यूजियम में देखने की इजाज़त किसी को भी नहीं देते। फिर राजा ने इस संबंध में कोई बात नहीं की। वह अनीता के साथ कमरे में चला गया। राजा के जाते ही मैनेजर ने फोन का रिसीवर उठाया और जल्दी नंबर डायल करने लगा। हेलो, मैनेजर बोल रहा हूँ, हिज हाइनेस से बात करना चाहता हूँ। 1 मिनट होल्ड करो। और 1 मिनट बाद रिसीवर अभय सिंह का गुर्राट बरसा हुआ। क्या बात है मैनेजर? हिज हाइनेस अभी अभी मेरे होटल में एक जोड़ा आकर ठहरा है, मुझे आपके म्यूजियम के बारे में पूछ रहा था। ओह, कौन है वे लोग? मालूम नहीं, लेकिन आप हुक्म दे तो। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं मैनेजर, मैं खुद उन्हें देख लेंगे। हमारी नाक के नीचे हमारे म्यूजियम पर नज़र रखिए हमारे लिए मामूली बात नहीं। जो आज्ञा। और मैनेजर ने फ़ोन रख दिया। दूसरी ओर मैनेजर की इस हरकत से बेखबर राजा और सुनीता रूम नंबर 114 में पहुंचे। हम विक्रमगढ़ तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब आगे क्या करना है? कल सुबह से पहले किला देखना चाहता हूं और बाद में योजना बनाऊंगा। लंबे सफर के कारण राजा और अनीता थक कर चूर हो गए। अनीता बेड पर तो राजा सोफे पर लंबा हो गया। सिर दी दोनों को गहरी नींद आने लगी। आगोश में समेटे तभी कमरे की खिड़की आहिस्ता से खुली। उसमें कुछ नकाबपोश चोरों की तरह कमरे में प्रविष्ट किया। उन नकाबपोश ने राजा और अनीता को घेरे में ले लिया। चुपचाप इन्हें बेहोशी की दवा सुंघाकर हाथ पैर बांध कर ले चलो। एक नकाबपोश ने क्लोरोफार्म निकाल को राजा पर झुका। तभी राजा के जिस्म में बिजली की जैसी फुर्ती हरकत हुई। फिर राजा ने अपने पास पड़े शेष नकाबपोश पर चंपला दी। हमें कैद करने आए थे बेटा, अब मार का स्वाद चखो। भड़ाक। शोर सुनकर अनीता की आंख खुल गई और वह फुर्ती से उठकर खड़ी हो गई, किंतु नकाबपोश की स्थिति अपने हाथ से निकलते देख नकाबपोश ने जेब से रिवॉल्वर निकाल ली और हवा में फायर कर दिया। अगले ही पल, खबरदार, अगर किसी तुम लोगों ने कोई गलत हरकत की तो गोली मार दूंगा। रिवॉल्वर सामने देखकर राजा ने विवश हो गई। बांध कर ले चलो ने। और फिर नकाबपोश राजा और अनीता की हाथ बांध कर उन्हें होटल से बाहर ले आए और वैन में सवार कर दिया। अगले ही पल अनजान मंजिल की ओर दौड़ी। ये लोग कौन हुए राजा? हमें कहाँ ले जा रहे हैं? मालूम नहीं,
ठहरो अभी पूछता हूँ। और बुरके वाले भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं इस वक्त हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बको मत, हमेशा के लिए जुबान बंद कर दी जाएगी। अरे यह तो काटने दौड़ता है, छोड़ो राजा, जो भी होगा अभी सामने आ जाएगा। करीब आधे घंटे बाद वैन घुरावदार पहाड़ी सड़क से दौड़ने के पश्चात जयसिंह के किले में दाखिल होकर विशाल प्रांगण में आकर रुकी। नकाबपोश ने राजा और अनिता को वैन से उतारा। चलो, धक्का क्यों मारते हो यार, जल्दी, दोनों शिकार हाजिर है, तुम लोग जा सकते हो। ओके सर। और छह नकाबपोश राजा और अनिता अभय सिंह के सामने छोड़कर हाल से बाहर चले गए। तुम दोनों कौन हो? हम दोनों पति पत्नी हैं, हनुमान मनाने विक्रमगढ़ से आए हैं, मगर आपके इस तरह यहाँ क्यों बुलाया है? भगो मत, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि न तुम पति पत्नी हो और न ही हनीमून मनाने यहाँ आए हो। तुम्हारा उद्देश्य कुछ और है। शायद तुम्हारी नज़र मेरे म्यूजियम पर थी। तुम लोग मेरे म्यूजियम से क्या चुराना चाहते हो? कहीं आप राजा अभय सिंह तो नहीं? हालांकि अनीता और राजा पहले ही यह बात समझ चुके थे, अभय सिंह के किले में पहुंच चुके हैं, किंतु अब भी अनीता ने जानबूझकर प्रश्न पूछा। हाँ, मैं अभय सिंह हूँ, मगर तुम लोग मुझे कैसे जानते हो? आपका बड़ा नाम सुना था, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। होटल ब्लू स्टार के मैनेजर ने मुझे कुछ लोगों तुम लोगों के बारे में बता चुका है, इसी कारण मुझे तुम दोनों को पकड़कर यहाँ बुलाया है। बोलो, तुम लोग का मकसद क्या है? हमारा विश्वास कीजिए, हमारा गलत मकसद नहीं है। फिर अभय सिंह राजा अनिता तरह तरह से डरा धमका कर जुबान खुलाने की कोशिश करता रहा, किंतु दोनों कच्चे मिट्टी के तो बने नहीं थे जो अभय सिंह की धमकियों में आ जाता था। अभय सिंह बुरी तरह झुलसा उठा। हालांकि किसी भी दुश्मन को जिंदा रहना मेरे वसूलों के खिलाफ है बात, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों को उस वक्त तक जिंदा रखूंगा जब तुम अपनी जुबान नहीं खोल देते। सुबह तक अच्छी तरह सोच विचार कर लो, जुबान खोलने के या और भी रास्ते हैं। फिर अभय सिंह अपनी कुर्सी के हत्थे पर लगा एक विशेष बटन दबाया और परिणाम स्वरूप तुरंत ही दो गार्ड उपस्थित हुए। इन दोनों को कैद खाने में डाल दो, लेकिन हमारी बात सुनिए। परंतु अभय सिंह ने उनकी एक न सुनी और गार्डों ने उन्हें ले जाकर कैद खाने में डाल दिया। राजा के उस कमीने मैनेजर के कारण हम फंस गए। एक दृष्टि से तो अच्छा ही हुआ। वो कैसे? जरा सोचो, किले के अंदर दाखिल होने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती, और मंजिल खुद हमारे चलकर हमारे पास है। अभी हमें क्या करना है कि इस कैद खाने से निकलकर तय खाने तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमारे पास आज रात का वक्त है। मगर इतनी जल्दी यह सब होगा कैसे? अगर इंसान चाहे तो कुछ भी हो सकता है। मेरे दिमाग में एक स्कीम है, कान इधर को लगा कर सुनो। फिर राजा ने स्कीम अनीता को बताई। उसे सुनकर अनीता खुशी से उछल पड़ी। वंडरफुल! अगले ही पल अनीता ने राजा की स्कीम पर कार्य आरंभ कर दिया। अचानक दोनों हाथ पेट पर जोर जोर से चलाने लगी। हाय मर गई, हाय गर मर गई, मुझे बचाओ! अनीता की चीख सुनकर राहदारी में खड़ा गार्ड चौंका। अरे क्या हुआ? फिर गार्ड लपक कर कैद खाने में पहुंचा। क्या बात है? मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, प्लीज मदद करो। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। दरवाजा खोलकर गार्ड जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, साइड दीवार पर चिपका राजा एक बाज की तरह झपटा। ओह! और राजा ने फुर्ती से गार्ड की गिरी हुई गन उठाई और गार्ड के सीने पर तान दी। हिलना मत, वरना गन की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। तुम यह ठीक नहीं कर रहे, बको मत। अगर जान प्यारी है तो हम जो पूछे उसका जवाब दो। तुम्हारे महाराजा अभय सिंह का म्यूजियम कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तड़ाक! और थोड़ी देर के टार्चर के बाद गार्ड टूट गया। बताता हूँ, मुझे मत मारो, बको। फिर गार्ड से मतबल की सारी जानकारी उगलवा कर उगलता चला गया। मतबल की जानकारी हासिल करने के बाद राजा ने गार्ड को बेहोश कर दिया। अनीता की तरफ पलटा। चलो! राजा और अनीता कैद खाने से निकलकर सावधानी पूर्वक राजगिरी में आगे बढ़ते रहे। गार्ड
कई गार्ड टकराए जिन्हें राजा और अनीता ने चुपचाप बेहोश कर दिया। और 10 मिनट बाद वह जगह जहां म्यूजियम का तहखाना था, राजा और अनीता के बीच आंखों ही आंखों में कुछ इशारा हुआ। फिर वह बाज की उन गार्डों पर झपट पड़ी और फुर्ती से दोनों गार्डों को संभलने का अवसर नहीं मिला। उन गार्डों को बेहोश होने में अधिक समय नहीं लगा। रास्ता साफ देख राजा ने दरवाजे की बगल में लगा बटन दबाया और राजा दरवाजा खुल गया। वह दरवाजा एक लिफ्ट का था। अनीता व राजा लिफ्ट में सवार हो गए। लिफ्ट ने उन्हें निर्धारित तहखाने में पहुंचा दिया जहां पुरानी दुर्लभ वस्तुओं का भंडार मौजूद था। सामने विशेष सेफ थी जिसके वह कीमती अंगूठी रखी थी। यही वह सेफ है जिसमें तुम्हें खोलना हूँ। चल बेटा राजा, आज तेरे फन की परीक्षा है। और अगले ही पल राजा सेफ पर अपनी उंगली का चमत्कार दिखाने लगा। अनीता दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पता नहीं राजा सेफ खुलेगी या अन्यथा नहीं। ईश्वर राजा की मदद करना। 10 मिनट बाद सहसा राजा उछल पड़ा। खुल गई। ओह वेरी गुड। सेफ से बेशकीमती सामान भरा हुआ था। राजा ने अंगूठी तलाश करने में ज़्यादा देर नहीं लगी। यही अंगूठी है। बस मिस्टर राजा, यह अंगूठी मेरे हवाले कर दो और खुद मेरे सामने खुद मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजा बुरी तरह चौंक कर अनीता की तरफ पलटा। यह तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मेरा दिमाग तो ठीक है राजा, मगर मैं अपने बॉस के आदेश का पालन कर रही हूँ। ब्रेजा का हुक्म है, अंगूठी हाथ में आते ही तुम्हें छूट कर दूँ। ओह, मगर शायद तुम यह भूल गई कि मुझे जान से मारने से तुम अपनी यहाँ से निकलोगी कैसे? अरे मूर्खता भरी बातें मत करो अनीता, पहले यहाँ से निकलने की सोचो। इस बात का फैसला बाद में कर लेंगे। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश तो नहीं करोगे? बेफिक्र रहो, बॉस ब्रेजा की तरह कमीना नहीं हूँ। आओ मेरे साथ। अनीता सोच में पड़ गई। राजा ठीक कह रहा है, अकेली किले से बाहर कैसे निकलेगी? कुछ सोचकर अनीता रिवॉल्वर वापस रख ली और राजा के पीछे लपकी। वह दोनों लिफ्ट से बाहर निकले, किंतु राहगीर में कदम रखते ही राजा की दृष्टि गार्ड पर पड़ गई जो उसे फायर करने वाला था। उसने निशाने पर अनीता थी। बचो। राजा ने फुर्ती के कारण अनीता तो बच गई, किंतु गार्ड की गोली राजा के बाजू में जा धसी। आह। फिर अनीता ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकालकर गार्ड पर शूट कर दिया। उफ, तुमने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई और मैं उल्टा इसी की जान लेना चाहती थी। तुम ठीक तो हो राजा, मेरी चिंता मत करो। जल्दी गोली की आवाज़ सुनकर पहरेदार इधर आ रहे होंगे। तो हमें फौरन अभय सिंह को अपने कब्जे में करना होगा, क्योंकि अब हमें वही निकाल सकता है। और अन्य गार्ड को रास्ते से हटाते हुए अभय सिंह के बेडरूम को तलाश करने में ज़्यादा देर नहीं लगी। बेडरूम के बाहर गार्ड पहरा दे रहे थे। उन्हें बेहोश करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। वह बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। अगले पल अनीता ने आगे बढ़कर अभय सिंह के सीने में पर टिका दी। अभय बुरी तरह हड़बड़ा कर जागा। तुम कोई गलत हरकत न करना, कोशिश मत करना अभय सिंह, वरना तुम्हारा सीना छलनी कर दूंगी। लेकिन तुम लोग कैद खाने से बंद थे, फिर हमें दुनिया की कोई दीवार अपने दायरे में कैद नहीं रख सकती। अभय, हम जब चाहे आज़ाद हो सकते हैं। सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी इसी बात पर निर्भर करती है। तुम चुपचाप हमारे साथ चलो, अपने किले से सुरक्षित बाहर निकाल दो। नहीं, जिद मत करो अभय सिंह, वरना बेमौत मारे जाओगे। हमें तो मरना है, लेकिन तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब मौत सामने खड़ी हो तो अच्छे अच्छे के छक्के छूट जाते हैं। यही हाल अभय सिंह का हुआ। मजबूरी में राजा अभय सिंह के आदेश मानना पड़ा। फिर लोग किले की विशाल आंगन से बाहर पहुंचे। अरे देखो, उन लोगों ने राजा साहब को कवर कर रखा है। फिर पलक झपकते ही दर्जनों गार्ड ने राजा अनीता को घेर लिया। ये राजा साहब को छोड़ दो, वरना तुम दोनों के जिस्म में गोलियों से छन्नी कर देंगे। भूल कर भी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना बेटे, अनाथा हमसे पहले तुम राजा साहब की जान जाएगी। तभी अनीता गुर्राई। अभय सिंह, अपने आदमियों को कहो कि हथियार फेंक दे। फेंक दो हथियार। अभय सिंह के आदेश का पालन करते हुए उसने सभी गार्डों ने हथियार फेंक दिए और राजा
अनिता अभय सिंह को कवर किए हुए वैन की तरफ बढ़ते हुए सभी गार्ड बूथों की तरह खड़े थे, जाते देखते रहे। राजा ने ड्राइवरी सीट संभालते वैन स्टार्ट कर दी और अनिता अभय सिंह को कवर करने उसके पीछे बैठ गई। वैन आगे एक विशाल फाटक था। अपने आदमी से कहो फाटक खोल दे। अभय ने आदेश का पालन किया। फाटक खोल दो। अभय सिंह के आदेश का पालन तुरंत हुआ। किले की फाटक खोल दी गई और वैन तीर की गति से फाटक पार करती चली गई। हमारा पीछा करने की कोशिश न करना, वरना तुम्हारे मालिक की जान से हाथ धो बैठेगा। अतः किसी ने भी वैन का पीछा न करने की कोशिश नहीं की। राजा ने फुल स्पीड में दौड़ा रहे विक्रमगढ़ को पार किया, लेकिन कहीं वैन को नहीं रोका। करीब 1 घंटे बाद राजा ने एक जंगल में वैन को रोकी। हिज हाइनेस, आप यहाँ उतार दो अनीता। यहाँ जंगल में? अभय सिंह ने हमें अपने कैद खाने में मेहमान बनाया था, इसका कम से कम कुछ तो सबक मिलना चाहिए। ओह! फिर अनीता ने अभय सिंह को उस सुनसान सड़क पर उतार दिया। भाई भाई सुनो, मुझे इस तरह जंगल में छोड़कर जा रहे हो? और तो उपरांत राजा एक अन्य शहर के करीब वैन को छोड़ दी और दोनों पैदल ही शहर के बने रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां ट्रेन पकड़कर अपने शहर वापस लौट आए। वक्त राजा अनीता के साथ ब्रिजा से मिला। हेलो बॉस। वेल डन राजा। वेलकम अनीता। मुझे मालूम था कि तुम लोग जल्दी ही अपना काम खत्म करके वापस लौटोगे। सुनाओ, तुम लोग वह अंगूठी लाए? अंगूठी इस बात मेरे पास है। वादे के मुताबिक 50 लाख रुपया दो और अंगूठी लो। रुपये भी मिल जाएंगे, लेकिन पहले अंगूठी तो दिखाओ, असली भी है या नहीं। मैं सांप पर भरोसा नहीं करता ब्रेजा, पता नहीं वो कब डसले। खैर, यह देखो, यही है वह अंगूठी। अब अच्छी तरह परख लो, अंगूठी असली है या नहीं। वंडरफुल, यह यही अंगूठी है। मुझे डॉन को $1 करोड़ मिलेंगे। और तभी ब्रेजर ने अपना वास्तविक रूप दिखाता हुआ जेब से फुर्ती से रिवॉल्वर निकाला और राजा पर तान दिया। हाँ हाँ, तुम 50 लाख रुपए तो नहीं, इनाम में यह रिवॉल्वर चैम्बर की सारी गोलियां जरूर मिलेंगी राजा। ओह, तो आखिर आपने अपनी असलियत पर उतर आए। मेरा नाम ब्रेजा है राजा, और मेरे हाथों आज तक कोई सिर्फ लोगों से छीनना ही सीखा है। तुम्हें 50 लाख रुपया भला कैसे दे सकता हूँ? अब तुम यह बताओ कि सीधी अंगूठी मेरे हवाले कर रहे हो या मुझे तुम्हारी लाश से अंगूठी लेनी पड़ेगी? तभी अनीता आगे बढ़ी। ठहरो बॉस, क्या बात है? राजा मेरा शिकार है। आपने मुझे इसे गोली से मार देने का हुक्म दिया था, लेकिन रास्ते में मुझे इसका मौका नहीं लगा। अब मैं अपना अधूरा काम अपने हाथों से पूरा करूंगी। अच्छा, लाइए रिवॉल्वर मुझे दीजिए। मैं अंगूठी इसकी लाश से हासिल कर सकती हूँ, इसे जिंदा से क्या फ़ायदा। तुम ठीक कह रही हो। परंतु रिवॉल्वर हाथ में आते ही अनीता उसे ब्रेजा के सीने पर तान दिया। मिस्टर डेविड ब्रेजा, तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। तुम्हारी भी बेहतरी इसी में है कि अपने हाथ उठा लो। अनीता तुम? हाँ ब्रेजा, वो अनीता मर चुकी है जो तुम्हारे इशारे की गुलाम हुआ करती थी। समय इस समय वो अनीता है, तुम्हारे सामने खड़ी है। उसका नया जन्म है, जो राजा के करती है। जानते हो क्यों? क्योंकि राजा यह जानते हुए कि मैं इसकी दुश्मन हूँ, इसने मेरे हिस्से की गोली अपने ऊपर झेल कर मुझे नया जन्म दिया, मेरी जान बचाई। तुमने मुझसे दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया अनीता। मुझे मालूम है कि मैं इतना खतरनाक आदमी हूँ, दुश्मनों को कुत्ते की मौत मारता हूँ। कहते हुए ब्रेजा ने धोखे से अनीता पर छलांग लगाई, लेकिन अनीता धोखा भी खा जाती। लेकिन तभी राजा ब्रेजा पर छलांग लगा दी और खुद ज्यादा चालाक समझने वाला शिकारी अक्सर अपने जाल में फंस जाता है। ब्रेजा, इस समय वही तेरा हाल हुआ। डिशू। दूसरी ओर अनीता ने लपक कर फोन रिसीवर उठाया और किसी का नंबर डायल करने लगी। संबंध मिलने पर। हाँ पुलिस स्टेशन, अगर आप एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी को गिरफ्तार करना चाहते हो, मेरे पते पर फौरन पहुंचो। लेकिन आप कौन बोल रही हैं? प्लीज़ सवालों में वक्त बर्बाद मत कीजिए। आप
आपकी हर सवाल का जवाब आपको यहाँ पहुँचकर मिल जाएगा। जब अनीता पुलिस को सूचना देकर रिसीवर रखा तो राजा ब्रेजा को, मेरा पुलिस को खबर कर दी है राजा, मुझे मालूम था अनीता कि अब मुझे क्या करना है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर त्यागी पुलिस दल के साथ वहां पहुंचा। यह है अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम डेविड ब्रेजा है इंस्पेक्टर साहब, जिसकी तलाश इंटरपोल पुलिस को भी है, और आपका मुजरिम राजा हूँ। आपको पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत परेशान किया। मैं चाहता हूँ कि आज आज भी यहाँ से भाग सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं कानून द्वारा सजा भुगतकर शराफत की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है राजा। अदालत सिफारिश करूंगा कि वह तुम्हें कम से कम सजा दे। वो साथ में अंगूठी भी त्यागी के हवाले कर दी। अच्छा अनीता, विदा जाओ राजा, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम जेल से छूटोगे तुम्हारा इंतजार करती मिलूंगी। अदालत ने राजा को उसके जुर्म के बदले 2 साल की सजा, वह सजा काट कर राजा जेल से बाहर निकला तो बिल्कुल बदल चुका था। जेल से बाहर वास्तव में अनीता उसका इंतजार कर रही थी। ओ तुम, मैंने तुमसे वादा किया था ना, तुम्हारा इंतजार करूंगी। आज मैंने वही किया है। राजा अनीता से शादी कर ली और दोनों सुखपूर्ण रहने लगी। राजा एक होटल चलाता है और ईमानदारी से रोटी कमाता है। वह भूल चुका है कि वह कभी नामी चोर था। हेलो राजा, कैसे हो? बस आपकी दुआ है इंस्पेक्टर साहब। आइए तशरीफ लाइए, राजा की होटल में आपका स्वागत है। समाप्त दोस्तों।